अच्छा ठीक है, आप ये भेज रहे हैं ना, एक तो अच्छा आपने भेजा 2023 वाला सौरभ, तो जी 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 सर। हाँ ग्रुप में ही भेज सकते हैं आप, तो इसमें बाकी लोग भी देखेंगे तो क्या है, अभी ग्रुप में कोई है? सर रैंडमाइज टेस्ट वाला क्वेश्चन किधर है, मेरे को मिल नहीं रहा वो। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, वो गेट 2020 का था ना वो, देखिए। अच्छा हाँ वो PYQ के उसमें मिल जाएगा गेट वाले में, या मैं वो कर देता हूँ। तो आपने जो भेजे हैं ये क्वेश्चन जो है, देखिए एक क्वेश्चन जैम, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 जो है ना। अच्छा मुझे लग रहा है इसको मैं सेव कर देता हूँ क्योंकि ये डाउट क्लास। चलिए देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है आपका 54, ये कह रहा है कि x1 x2 यूनिफॉर्म 0 थीटा से है ना। सो x1 x2 आपका यूनिफॉर्म 0 थीटा में बिलोंग कर रहा है। सो x1 x2 इज IID यूनिफॉर्म 0 थीटा एंड h0 आपको दे रखा है। सो h0 इज थीटा बिलोंग्स टू 0 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ठीक है। और h1 है थीटा बिलोंग्स टू 1 से 2, ये आपके पास है। और क्रिटिकल रीजन दे रखा है रिजेक्टिंग h0 इफ कि मैक्सिमम ऑफ x1 x2 जो है सैंपल साइज 2 है, तो मतलब ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हो गया, मतलब सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। 5/4 से 7/4 में बिलोंग करेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि साइज बताइए इस टेस्ट का, है ना। तो व्हाट इज साइज ऑफ दिस टेस्ट? तो साइज ऑफ दिस टेस्ट का मतलब है कि क्या डेफिनेशन है साइज का बताइए जी। तो यही आपके पास है कि सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन 5/4 लेस देन 7/4 गिवन h0 इज ट्रू, सो व्हेन थीटा बिलोंग्स टू h0, यही आपके पास। मैक्सिमम वाले समझ में नहीं आता, मैक्सिमम x1 x2 क्या कैसे क्या करना है। अच्छा ये समझ नहीं आता, देखिए तो यहाँ पे क्या है आपके पास जो है x1 x2 यूनिफॉर्म 0 थीटा है, तो xi अपॉन थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा 0 1 जी, ये यूनिफॉर्म 0 1 हो गया। तो यहाँ से nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये थ्योरम है कि यूनिफॉर्म 0 1 है तो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कोई बताओ भाई, शुभम आप बताओ जिसको याद। हाँ सो ये बीटा फर्स्ट काइंड n,1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूज करना है आपको एक्चुअली। सो बीटा n1 हो गया। अब आप क्या करो इसको, तो ये यहाँ पे n2 ही है, सैंपल साइज आपका जस्ट 2 है, तो वही nth और सेकेंड है। तो बीटा सेकेंड, बीटा यहाँ पे n2 रख देंगे आप, क्योंकि सैंपल साइज 2 ही है आपका। तो x2 बाई थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बीटा 2,1, राइट। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं अभी हम लोग, लेट्स से t रख दिया। तो सेम यहाँ भी है, देखिए ध्यान से आप। सो प्रोबेबिलिटी 5/4 थीटा, मैं थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ इसको, और x2 बाई थीटा कर दिया लेस देन 7/4 थीटा, जब थीटा बिलोंग कर रहा है h0 में, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये जो t का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप लिखेंगे, t का PDF लिखेंगे, तो ft ऑफ t जो होगा, ठीक। सो ये जो ft ऑफ t है ये क्या आएगा, सो ft ऑफ t इज, लगा लीजिए इसमें बीटा का PDF, तो 1 अपॉन बीटा 2,1, हाँ या t के टर्म में लिख लो या x के टर्म में लिख रहा हूँ, तो x की पावर 1 और वो 1 माइनस x की पावर 0 हो जाएगी।
तो ये कहने का मतलब ये 2x, अब बीटा 2 निकालेंगे 2 ही आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 2x जब x की वैल्यू 0 से 1 में हो एंड 0 अदरवाइज। ठीक, इस तरह से आ गया। तो अब क्या करना है आपको कि ft ऑफ x 2x, x 0 से 1, 0 अदरवाइज। अब आप देखिए, तो लेकिन ये आपको सोचना है कि x2 अपॉन थीटा जो है ये आपका तो t है ना, और t तो रैंडम वेरिएबल है, तो t का रेंज कहाँ होना चाहिए, t रैंडम वेरिएबल है ना, तो इसमें t के टर्म में लिख रहा था ताकि आपको इजी रहे समझने में, t लिख दिया मान लीजिए स्मॉल t के टर्म में। तो ये कैपिटल T का सपोर्ट 0 से 1 है। आप सोचिए कि ये जो t मेरा है ये 0 से 1 में कब आएगा, थीटा की वैल्यू आपका क्या है, यहाँ भी लिख देता हूं मैं, h0 में क्या वैल्यू है आपके पास, 0 से 1 और अरे यार 0 से 1 और 2 से इन्फिनिटी। तो अगर मान लीजिए 0 से 1 के बीच का कोई नंबर यहाँ रख के देखिए आप थीटा को, मान लो 1/2 रख लो आप, तो क्या आ रहा है इसका रेंज, 5/2 7/2। तो क्या ये सपोर्ट में आ रहा है, नहीं। तो t का जो इंटरवल है मैं ये दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूं। देखिए तो h0 थीटा बिलोंग्स टू h0, या तो 0 से 1 में होगा या 2 से इन्फिनिटी में होगा, तो ये 0 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जो t की वैल्यू आउट ऑफ सपोर्ट आ रही है ना, अदरवाइज में जा रही है, तो अदरवाइज में जा रही है तो क्या हो जाएगी 0 कब, 0 से 1 जी जब थीटा हमने लिया 0 से 1 में। अब थीटा अगर दूसरा केस है 1 इंक्लूडेड है, दूसरा केस है 2 से इन्फिनिटी में, तो जब 2 से इन्फिनिटी में होगा तो क्या आएगी वैल्यू इसकी, सर तब 0 से 1 है ना। अगर आप थीटा 2 से इन्फिनिटी में कुछ भी रख लीजिए, मान लो 5 रख दिया, तो 1/4 और 7/20 0 से 1 के बीच में आएगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी वो भी देखना है आपको। तो इसका वो क्या होता है, क्या बोलता हूं, इसका CDF क्या होता है, ये CDF t² आ जाएगा, t है ना, 2t का इंटीग्रेशन जस्ट करना है आपको, तो t² आ गया आपका 0 से 1 में, तो इसको CDF के अकॉर्डिंग, अब ये रेंज में है, जब थीटा 2 से इन्फिनिटी में होगा तो ये अपने सपोर्ट में बिलोंग करेगा, दूसरे केस में अदरवाइज में था, तो 0 से 1 के बीच में आएगी, 0 से 1 के बीच में आएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 5/4 थीटा का होल स्क्वायर, ये है। अब ये आपने क्या फाइंड कर लिया, साइज एक्चुअली आ गया आपका, लेकिन क्वेश्चन ये है, साइज तो एक नंबर आना चाहिए पर्टिकुलर, क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो होता क्या है जब आपका यहाँ पे सिंपल वर्सेस सिंपल तो था नहीं है, तो जब सिंपल वर्सेस सिंपल होता क्या होता, थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा 1 है, तो वो हम यहाँ पुट कर देते थे, पहले क्या होता थीटा बराबर 1 होता था, तो थीटा को हम 1 रख देते, लेकिन अब क्या है तो इंटरवल में है, तो अब आपको क्या करना होता है, जो डेफिनेशन होता है होता है मैक्सिमम वैल्यू, तो मुझे इसको मैक्सिमाइज करना होता है, ये जनरलाइज डेफिनेशन है इन जनरल, जो साइज है तो आपको इस रीजन पे इसको मैक्सिमाइज करना है, तो ये तो 0 है तो मैक्सिमम क्या ही होगा, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, अब सोचिए, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 आप थीटा कॉमन ले लीजिए 1/θ² एंड आ जाएगा ये 49 माइनस 25, कितना आता है 49 माइनस 25 22 नहीं 24 है ना, सो 24/16, ये तब है जब थीटा 0 से 1 में है, और ये तब है जब थीटा 2 से इन्फिनिटी में है। अब आप सोचिए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू थीटा के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगी, ये मिनिमम के लिए 2 के लिए, तो 2 रख दीजिए, तो यही आंसर है आपका। ओके, तो ये जो आएगा ये आंसर, 2 रख देंगे 4 हो जाएगा, तो 4 कट जाएगा 6/16, तो 3/8 आ गया। तो जो साइज है एक्चुअली इसको मैक्सिमम वैल्यू है, तो साइज जो एक्चुअली मैं आप लिख देता हूं, जनरल केस में जो फॉर्मूला होता है साइज का कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। सेम केस पावर में होगा, अगर पावर आपसे पूछता है सो पावर को भी मैक्सिमाइज करना होता है, मैक्सिमाइज प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू, तो ये पावर का डेफिनेशन है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। अगर टाइप 2 एरर लिखोगे तो वहां मिनिमाइज करना पड़ेगा, हमारा एम होता है टाइप 2 एरर को मिनिमाइज करना, तो अगर टाइप 2 एरर लिखेंगे कि रिजेक्टिंग H1 व्हेन H1 इज ट्रू, तो उस केस में मुझे इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, तो ये डेफिनेशन है, मतलब एक जनरल केस में। सही में कुछ रिलेशन होता है क्या टाइप 2 एरर
और साइड में क्या? हाँ हाँ नहीं, पावर में जो पावर है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर होगा, ये रिलेशन है। क्वेश्चन जो किया हमने ये जैम 2023 का क्वेश्चन है। जैम का पूरा पेपर कीजिए, देखो जो गेट वाले लोग भी हैं आप जैम 2005 से 2023 सारे क्वेश्चन कीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जैम में भी। तो ये जैम 2023 का 23 का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था कंपैरेटिवली। तो ने लिया था ना? नहीं, इस बार कराया था 23 में, किसने कराया था? आई थिंक हाँ गुवाहाटी ने आई थिंक कराए थे। हाँ जैम 2023 किसने कराए थे तो भूल भी जाता हूँ, गुवाहाटी रुड़की तो 22 वाले कराए थे शायद। हाँ सो गुवाहाटी ने कराए थे। हाँ 2023 का एग्जाम गुवाहाटी ने कराए थे। चलिए तो हम ग्रुप में जो क्वेश्चन है पर डिस्कस कर लेते हैं। अब शुभांकर है तो तुम्हारा भी डाउट है, एक बार इनका देखते हैं बिना जो पूछे हैं। सो अच्छा ये आपका, आपने कितने क्वेश्चन भेजे हैं? 3 क्वेश्चन। सो आते हैं 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सर और एक है भेजो थोड़ा डाउट हो रहा है। ठीक है ट्राई करते हैं। अभी कहाँ से स्टार्ट करें? शुरू में तो शुभांकर ने भेजा है चलो एक बार 1 बाय 1 देख लेते हैं, लेकिन इतने अब टाइम कम हमारे पास, क्वेश्चन ज़्यादा है तो देखते हैं जितना हो सकता है। सो शुभांकर तुम रेगुलर बच्चे हो, तुम दूसरे बैच में पूछ सकते हो अभी जो बाहर के लोग हैं, क्योंकि फुल पैकेज वालों का हाँ फुल पैकेज वालों का डेली डाउट क्लास चलता ही रहता है, इन लोगों को कभी कभी चांस मिलता है ना, तो देखते हैं थोड़ा। हाँ चलिए बिना देखिए आपका एक बार ट्राई करते हैं। तो क्या क्या डाउट है आपके? ये जैसे क्या कर रखा है इसमें आपने, लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या दिक्कत है इसमें? मुझे लगता है ये ना मीन 0 है दोनों का। तो यहाँ पे क्या है कि x1 x2 xn be the random variable such that exi is 0 and ex1 square is 1, ठीक है, और exi xj रो है, which of the following statement is true? तो मीन एक्चुअली 0 है दोनों का, है ना, x1 x2 का, जितने भी एक्साइज का है, तो वेरिएंस इसका 1 है। तो इसका आंसर क्या है आपके पास? आंसर है सर। क्या है आंसर करेक्ट? आंसर सर एक्चुअल है इसका 4 वाला है, 4। जस्ट 4? हां जस्ट 4 दिया है इसीलिए डाउट हो रहा है। इसमें क्या वेरिएंस ऑफ x1 x2 xn इज n, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ओपन करेंगे इसको तो क्या आएगा, n प्लस n टाइम रो, ऐसा नहीं आ जाएगा 2n, इतना आएगा। एक मिनट मैं लिखूंगा अगर तो क्या लिखूंगा कि समेशन कोवेरिएंस बिटवीन xi xj, यही ना, जब i डिफरेंट हो j से। हां क्योंकि फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, मैं अगर आपको शुरू से बताऊं इसमें कि जो ये सही है सर, सही है ना, x1 x2 xn, तो ईच xi का पहले हमने वेरिएंस लिख लिया, फिर कोवेरिएंस xi xj जहां ij डिफरेंट है, तो ij डिफरेंट है। अब यहाँ पे n प्लस, और ये कितना हो, कितने टर्म्स इसमें आएंगे टोटल? सर इसमें तो एनी टर्म आएगा ना? नहीं नहीं एक मिनट, 1 2 1 3 1 4 ऐसे चलता रहेगा। तो वैसे तो डिफरेंट वाले छोड़ देने हैं, तो यहाँ पे n चॉइस है और n को छोड़ के कितने बचे, n-1, और दोनों अलाउड है। तो या तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि i लेस देन j करता मैं इसमें अगर ना 2 टाइम nc2, ये आएगा एक्चुअली। अच्छा चेक कर लीजिए। तो नहीं सर, मैं मुझे पूछना था कि ये जो दिया हुआ है दोनों में जो एक मतलब एक साइड और एक से एक्सपेक्टेशन रो दिया हुआ है, हाँ तो मैं यहाँ पे एक कह सकता हूँ कि अगर रो मेरा 0 होगा तो दोनों इंडिपेंडेंट होगा। एक्चुअली हमेशा नहीं कह सकते आप, लेकिन जैसे तो बाइवेरिएट नॉर्मल में ये होके रहता है, एक केस बाइवेरिएट नॉर्मल में ये होता है ना, रो 0 इफ एंड ओनली इफ
दे आर इंडिपेंडेंट बाइवेरिएंट नॉर्मल वाले केस में। लेकिन यहाँ पे ये ट्रू इसलिए हो रहा है, देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, जो आप इसको ओपन करेंगे ना तो यहाँ से रो 0 आ जाएगा, ये n दिया ना आपको, ये इक्वल टू n दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एनीवे जो भी कीजिए n खत्म, ये जो भी नंबर आएगा कैंसिल हो जाएगा, तो रो 0 आ गया यहाँ से आपका। सो यहाँ से आपके रो 0 आ गए। अब ये बोल रहा है रो 0 इफ एंड ओनली इफ दे आर इंडिपेंडेंट, मतलब कोवेरिएंस या कोरिलेशन कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कोवेरिएंस की बात कर रहा हूं मैं, कोवेरिएंस xi xj जो भी रहा कॉमन ही रहेगा ना, तो ये कन्वर्ट हो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि अगर मेरे पास कोवेरिएंस जो है, हाँ तो रो मिल रहा है यहाँ पे, कोवेरिएंस के साथ जो एक्सपेक्टेशन वाला टर्म है ना, हाँ उसका रिलेशन थोड़ा बता दीजिए ना, तब हो जाएगा। नहीं नहीं, तो आपको पता है ना कोवेरिएंस का फॉर्मूला xi xj का क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ xi xj जी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ j जी जी, हाँ फिर बाई वो जो, तो ये कोरिलेशन आप डिफाइन कर रहे हैं ना, हाँ कोवेरिएंस xi xj अपॉन जो भी सिग्मा i सिग्मा j, सिग्मा सिग्मा j जी किसके बीच का, हम xi xj के बीच का निकाल रहे हैं। लेकिन ये एक्चुअली आपको दे रखा है ना, ये क्या है, सबका मीन सेम है, सबका वेरिएंस सेम है। और हर xi xj के लिए वो इक्वल ही है, तो ठीक तो है, ये है, और एक्चुअली ये 1 ही है, ये दोनों 1 है, क्वेश्चन में दे रखा है ना सिग्मा xi स्क्वायर 1 है, तो वेरिएंस तो 1 ही है ना, तो सिग्मा i 1 है, तो यही रो ही कोवेरिएंस हो जाएगा, ये रो जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वही कोवेरिएंस हो जाएगा, क्योंकि वेरिएंस इसका 1 है इसीलिए। अच्छा सर, इसी तरीके से एक दूसरा प्रॉब्लम है, मैं भेजू, मतलब समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे प्रोसीड करूं, वो भी इसी तरीके का प्रॉब्लम है। हाँ भेजिए, आपके बाकी क्वेश्चंस क्या है, बाकी देख लीजिए सर, वो थोड़ा सा वो जो मतलब एमिली निकालने वाला जो प्रॉब्लम है ना, रो का एमिली निकालिए, वो जो प्रॉब्लम है वो तो याद है कि वही आएगा, लेकिन कैसे आ रहा है वो बहुत बड़ा करके दिया हुआ बुक में, तो इसको प्रूफ देखना पड़ेगा वही, क्योंकि ये फॉर्मूला ही है, क्योंकि कई बार क्या है ना, आप एग्जाम में अगर फॉर्मूला प्रूफ करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि प्रूफ एक पर्टिकुलर, मैं प्रूफ नहीं करना चाहता हूँ, मैं जस्ट वो जो आ रहा है कैलकुलेशन कैसे हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए दिया। अच्छा आप किसी इस सिंपलेस्ट मेथड में है तो भेज दीजिएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम में तो याद रखेंगे, लेकिन जब किसी को समझाना हो या खुद भी समझने के लिए सर थोड़ा सा चाहिए। और सर एमिली ऑफ टू बाइवेरिएंट जो है ना, उसको थोड़ा सा समझा दीजिए, वो जो यूनिफॉर्म 0, थीटा है x1, उसमें से सर उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए किसमें, मतलब क्या हो, क्वेश्चन क्या है, मतलब x1 x2 x1 y1 x2 y2 यूनिफॉर्म 0, थीटा मैंने पहले जो भेजा सर। अच्छा xn yn, ये कैसे है यूनिफॉर्म 0 थीटा, The question number 30 देखिए, suppose x1 y1 हाँ x2 y2 are the independent, they have common distribution, uniform, मतलब ये बोल रहा है कि ये ट्रायंगल पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वही तो समझ कि में 0 0 थीटा 0 और 0 थीटा, तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इसका एरिया कितना है इस ट्रायंगल का, इसका एरिया होगा सर हाफ बेस इनटू हाइट, मतलब थीटा 1/2 थीटा स्क्वायर जी, तो इसका आप ज्वाइंट पीडीएफ आप लिखेंगे तो क्या होगा, 1 बाई वही हो जाएगा थीटा स्क्वायर बाई 2, कब, जब एक्स आई वाई आई बिलोंग्स टू दिस रेंज, मतलब है ना, इस ट्रायंगल में है ना, बोला उसने ट्रायंगल में बिलोंग कर रहा है, ट्रायंगल में बिलोंग कब करेगा, जब एक्स आई पॉजिटिव वाई आई इज पॉजिटिव एंड एक्स आई प्लस वाई आई इज लेस देन, ये कौन सी लाइन है, थीटा, x by थीटा y by थीटा, यही आएगा, x प्लस वाई लेस देन थीटा, तो ये x कॉमा है ना, तो ये आप एक्स वाई लिख लीजिए, आप एक्स आई वाई आई कर सकते हैं आप चाहे तो, या एक्स वाई ठीक है, अगर सैंपल लिख रहा हूं मैं,
तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा आपका? 2/θ हो जाएगा ना। सो लाइक्लीहुड फंक्शन आप लिख लेंगे तो यहाँ आ गया 2/θ² की पावर n, बट ये भी देखना है थीटा कहाँ बिलोंग करेगी। तो यहाँ आपका थीटा मोर देन इक्वल टू क्या रहेगा, xi प्लस yi। तो क्या होगा, थीटा कहाँ बिलोंग करेगी, यहाँ से देखिए आप, थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ xi प्लस yi, ऐसा कुछ यही तो होगा। तो बी ऑप्शन ट्रू होगा ना, बी ऑप्शन ट्रू है इसमें, सेकेंड वाला। फोर्थ वाला सर क्यों नहीं हो रहा है? देखिए ध्यान से एक मिनट, तो यहाँ थीटा बिलोंग्स टू इंटरवल मैक्सिमम ऑफ xi प्लस xj से इंफिनिटी। तो ये एट द एंड, अच्छा ईच xi से ज्यादा है तो मैक्सिमम हो गया, तो इसका nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो भी होगा उससे xi प्लस yi बोल दीजिए। तो xi yi के प्लस जो है ना उसका मैक्सिमम जो भी होगा उससे होगा। एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, ये आपका लाइक्लीहुड एक फंक्शन आ गया और ये इंटरवल पे आ गया, तो आपको देखना ये मैक्सिमम कब होगा। तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन एक्चुअली है ना। अच्छा हाँ, तो समझ में आ तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम थीटा के स्मॉलेस्ट वैल्यू पे ये हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी ना, तो इसीलिए ये हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन है। डी क्यों नहीं होगा, तो डी क्यों, आप मैक्सिमम दोनों का क्यों ले रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ से तो हमें किसी फंक्शन को, लाइक्लीहुड का डेफिनेशन क्या है कि जो लाइक्लीहुड का डोमेन है उसी में से आपको जो एमएलई होगा हमेशा लाइक्लीहुड के डोमेन में से ही आएगा। तो हाउ डू यू नो कि वो जो मैक्सिमम उन दोनों का इस इंटरवल में होगा, ये आपका डोमेन है, ये एक फंक्शन है और ये डोमेन है, इसी में होना चाहिए। हाँ सर समझ में आ गया सर। अभी सर लास्ट में एक भेजा है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। कि x1 x2 xn जो रैंडम वेरिएबल हुज मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 है। कोवेरिएंस दोनों के बीच का क्या है, देखिए यहाँ पे आप, तो यहाँ पे x1 x2 xn जो है नॉर्मल 0 1 है आपका, ओके। एंड e ऑफ xi xj 0 है। तो पहली बात तो ईच xi का मीन 0 है, राइट, xj भी 0 है, e ऑफ xi इंटू xj भी क्वेश्चन में 0 दिया। इसका क्या मतलब, इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0 का कंबाइन सर? नहीं इन तीनों को कंबाइन, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कोवेरिएंस बिटवीन xi xj क्या है। यहाँ पे तो 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा, तो रो भी 0 हो गया, ओके। सो अब पूछ क्या रहा है आपसे, जो y और t का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पूछ रहा है जी पहले दो ऑप्शन में। जी, तो y आपका क्या है, समेशन xi i फ्रॉम 1 डिपेंडेंट है। यहाँ इन्होंने क्या बोला है कि नॉर्मल 0 1 है। नहीं यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, लेकिन सर जो xi xj का जो एक्सपेक्टेशन 0 आ रहा है और इंडिविजुअल xi वो भी 0 है एक्सपेक्टेशन, तो ये तो इंडिपेंडेंट ही हो रहा है ना इनडायरेक्टली। नहीं, बाईवेरिएट नॉर्मल में ऐसा होता है कि जैसे क्या होगा कि xi xj इन जनरल रो 0 इंडिपेंडेंट को इंप्लाई नहीं करता ना, इन जनरल ये है ना, आपको ही पता है ना, इंडिपेंडेंट है तो रो 0 होगा, लेकिन रो 0 है तो इन जनरल जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन बाईवेरिएट नॉर्मल में ऐसा होता है, अगर बता रखा हो कि बाईवेरिएट नॉर्मल है और रो 0 है तब जाके वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो भी रैंडम वेरिएबल कहा गया है। हाँ, जैसे बाईवेरिएट नॉर्मल बोलता कि ये बाईवेरिएट नॉर्मल है, या जैसे मल्टीवेरिएट नॉर्मल बोल देगा तब भी होल्ड हो जाएगा ये। अगर बोलता है कि मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो इंडिविजुअली नॉर्मल बता रहा है। जैसे अगर सिर्फ ये नॉर्मल है तो सम जरूरी नहीं है नॉर्मल होगा, है ना, क्योंकि ईच xi है। तो अगर मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि x मान लीजिए आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है 0 1 ही है और y नॉर्मल 0 1 ही है, तो जरूरी नहीं है कि x प्लस वाई नॉर्मल ही होगा। ये रिजल्ट है ना, आप पढ़िए बुक में, तो ये जरूरी नहीं है नॉर्मल होगा। नॉर्मल कब होगा, अगर ये श्योरिटी देता है या तो बोले कि इंडिपेंडेंट है और या बोले बाईवेरिएट नॉर्मल है, तब जाके इंडिपेंडेंट होगा। तो आई थिंक इसी लॉजिक से ये गलत कर रहा है इसको, है ना। हाँ मुझे वही, मैं वहाँ पे मैं समझा, लेकिन मुझे तो ये जो यहाँ पे जो आपने कहा ना अभी जो बाईवेरिएट होता तभी इसको हम
जैसे मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट मान लिया अभी, क्योंकि मैंने माना कि इंडिपेंडेंट बाईवेरिएट है या मल्टीवेरिएट नॉर्मल बोल दे, अगर वो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मल्टीवेरिएट में भी ओके है। सिंगल रैंडम वेरिएबल में नहीं होगा ये। नहीं, जब तक ये नहीं बोलता है कि दोनों इंडिपेंडेंट है, या हाँ। ये नहीं बोलता है कि एक्स वाई जो है वो बाईवेरिएट है, बाईवेरिएट नॉर्मल है, तब तक नहीं बोल सकते। आई थिंक इसी लॉजिक से तो यहाँ मैं भी है ना, क्योंकि मैंने अज्यूम कर लिया इंडिपेंडेंट है, इसलिए मुझे लगा गलत बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं डायरेक्टली कि वो है, अगर बाईवेरिएट बताएगा तब ऐसा कुछ होगा। अच्छा सर, और कोई डाउट नहीं है, मैं समझ गया। सर एक बात बोलना चाहता हूँ, यही लॉजिक है एक्चुअली। जी जी, वो जो लीनियर मॉडल वाला जो प्रॉब्लम आता है ना, लीनियर मॉडल, जी जी, मतलब y is equal to x b plus epsilon, मतलब वो CSI नेट में ज्यादा पूछा जाता है। इसके ऊपर कोई क्लास अब लेंगे कभी भी रात नहीं अभी देखते हैं एक्चुअली। वो मैं खुद ही प्लान कर रहा हूँ, CSI नेट का नेक्स्ट ईयर बैच स्टार्ट करूंगा, तो मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं। अब मेरा टीचिंग का पर्पस सीखना ही है, तो समहाउ पढ़ा के सीखूं या पढ़ सीख के पढ़ाऊं, यही वाला पर्पस है अपना। तो अभी क्या है कि हाँ, उसका एक लेक्चर अगर आप दे देते तो उसके लिए मुझे खुद तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं मुझे सब आता है, मैं सीखता ही हूँ पढ़ा पढ़ा के, या पहले पढ़ा फिर पढ़ाए, ऐसे करके समहाउ सीखने का पर्पस से ही। तो मैं ट्राई करता हूँ, अगर होता है तो लीनियर मॉडल से पढ़ाया मैंने MSc में एक बार, लेकिन क्योंकि पढ़ाने के लिए थोड़ा उस लेवल का एक बार तैयारी करनी पड़ती है। सो वो मैं देखता हूँ, अगर होगा तो इन्फॉर्म करूंगा आपको। जी, और एक बात पूछना चाहता हूँ जी सर, जी, मैंने एक डीम्ड यूनिवर्सिटी से PhD मेरा खत्म हो जाएगा, और अच्छा, अभी दिसंबर में सबमिशन हो जाएगा। जी जी, तो वो तो मैं एक कॉलेज में काम करता हूँ, आपको बोला था। हाँ लेकिन हाँ, उसका जो वेरिफिकेशन होता है ना, उसका प्रोसेस तो ऐसा बोल पाएंगे सर? मतलब वो तो मैं तो पार्ट टाइम मोड में कर रहा हूँ, मतलब उसका जो मतलब शोध गंगा होता है ना, जो यूनिवर्सिटी में थीसिस को सबमिट करता हाँ है, थीसिस सबमिट करते हैं, हाँ मेरा रिसर्च। मेरा थीसिस वो सबमिट नहीं किया है। तो वो क्या मतलब होना जरूरी होता है कि शोध गंगा में नहीं होगा तो डिग्री को इतना वैल्यू नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ होता है IIT में मतलब? अच्छा, वो सबमिट तो करना पड़ता है थीसिस कहीं, मतलब पता नहीं किसके थ्रू, वो क्योंकि मैं भी सबमिट करने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर, मैं मार्च अप्रैल, मतलब नेक्स्ट ईयर जून जुलाई तक मैं भी सबमिट करूंगा। तो नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी खुद ही करता है ना, हम तो लोग तो नहीं कर पाते हैं। वो कुछ पता नहीं, तो सीनियर में कुछ ऐसे अपलोड वो थीसिस CD में डाल के देते हैं, फिर वो लाइब्रेरी में जमा करके आते हैं, पता नहीं रिकॉर्ड के लिए कुछ ऐसा, इस तरह कुछ मतलब हो। हाँ, वो तो थीसिस वैलिडेशन के लिए जरूरी है इतना, मतलब शोध गंगा में देना? अब वो यूनिवर्सिटी आपकी बताएगी क्या प्रोसेस, क्योंकि मुझे, मैं खुद अभी सबमिट नहीं किया हूँ, मेरे सीनियर्स लोग किए हैं, तो मुझे तो पूछना पड़ेगा, या मैं नेक्स्ट ईयर सब सबमिट करूंगा तो अभी पता चलेगा क्या प्रोसीजर है, तो फिर पूछूंगा इन लोगों से मैं। तो वैसे मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है अभी कि थीसिस सबमिशन के लिए क्या उसमें कहाँ सबमिट करना पड़ता है, मतलब वो तो मुझे ये पता है कि डिपार्टमेंट में होता है, जैसे इंस्टीट्यूट में सबमिट करना है ना, वो डीन उनके पास जाता है, वो तो है, लेकिन ये आप जो कह रहे हैं उसका मुझे आइडिया नहीं है। तो उसके लिए आपको किसी उस बंदे से, मैं किसी का कॉन्टेक्ट शेयर कर दूंगा आपसे, जो PhD भी करके जस्ट निकले हैं, तो वो आपको बताएंगे क्या वो थीसिस सबमिट कैसे करते हैं या कैसे किया है उन्होंने, है ना, जो मेरे सीनियर लोग यहाँ पे थे, तो उनसे आप पूछ सकते, आप बहुत लोग जानते होंगे जो सबमिट किए होंगे, आपके कॉलेज में भी होंगे ना। हाँ सर, वो लोग भी बोल रहे हैं कि इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी लोग मतलब सबमिट करते हैं, वो अगर नहीं करेंगे तो आपका क्या, वो तो आपका सर्टिफिकेट जो है वही वेरीफाई हाँ होगा। वही, कौन वेरीफाई और कुछ कर रहा है, ये भी बात है, जैसे आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, तो वो ये थोड़ी देख रहा है आपका रिसर्च मतलब क्या कैसे, वो तो मेन यही देखेगा कि आपके डिग्री आपके पास है कि नहीं है, वही वेरीफाई होते हैं, रिसर्च पेपर तो क्योंकि आपका। सर यहाँ पे जो CSC होता है ना, कॉलेज हाँ, सर्विस कमीशन, जी जी जी, तो वहाँ पे कुछ टीचर लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि अगर शोध गंगा में नहीं है तो आपका डिग्री उतना मतलब वैल्यू नहीं देते, वेस्ट बंगाल में वैल्यू इतना नहीं देते हैं। तो अच्छा, मैं सभी जगह में पूछना चाहता हूँ, IIT में या कुछ भी, जहाँ पे टीचर मतलब टीचर जो लेते हैं हम लोग, उस थीसिस को कैसे वेरीफाई करते हैं, मतलब कोई प्रोसेस जानना था। तो उसके लिए मुझे उस प्रोसेस से पहले गुजरना पड़ेगा, तो मैं उस प्रोसेस में हूँ नहीं एक्चुअली, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है ये। वो सर अगर कुछ जान पाएंगे तो बोलिएगा। जी जी, नहीं तो मैं वही बोला हूँ, सीनियर से मुझे पूछना पड़ेगा ये क्या इसका कैसे है, कहाँ देना होता है, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी में बोल दीजिए उसको करने का जो भी करने का है, लेकिन अब वो तो मैं पूछता हूँ सीनियर से, देखता हूँ क्या कैसे है। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। चलिए ठीक है, थैंक यू। आज बाकी लोग का डाउट कर नहीं पाए, कोई नहीं, अगली डाउट क्लास में करेंगे फिर, ठीक है।